एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू अनफोल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम CUSET MSc लाइफ साइंस 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट बी के क्वेश्चंस होंगे, जहां से स्पेसिफिकली लाइफ साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, टेक्निक्स हो गए, जो भी लाइफ साइंस के जो भी डोमेन्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसका CUSET का क्या पैटर्न रहता है, कैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो, पूरी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल में ऐड की हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा मैंने 2020 और 2014 का CUSET का पेपर सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी चैनल के अंदर, कंप्लीट पेपर सोल्यूशन, तो आप वो भी वहाँ से देख सकते हो चैनल के अंदर से, या फिर मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। तो इस वीडियो के अंदर हम CUSET MSc लाइफ साइंस 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो सोल्यूशन सीरीज़ का, तो इसको शुरू करते हैं। So question number 26 is saying the smallest virus replicating autonomously in eukaryotic cell is। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज सर्कोवायरस। अगर आपसे पूछा होता कि मैमल्स के अंदर कौन सा है स्मॉलेस्ट वायरस जो रेप्लिकेट करता है, या फिर आपसे पूछा होता कि मेटाजोन्स के अंदर कौन सा है, या फिर जैसे कि यहाँ पे पूछा है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन सा है, तो तीनों का ही आंसर आपका सर्कोवायरस होगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली हैं तो तीनों एक ही कैटेगरी के, राइट। और ये स्मॉलेस्ट है सर्कोवायरस। इसका जो जीनोम है वो इतना छोटा होता है कि वो सिर्फ इतना ही फंक्शन कर सकता है कि वो रेप्लिकेट कर ले, मतलब अपनी कॉपी बना ले और पैकेजिंग कर ले। इसका जो वायरल जीनोम है वो इतना छोटा होता है, ठीक है। इसका जीनोम होता कैसे है, कुछ वायरसेस आपको पता है कि जैसे RNA होता है कुछ का जेनेटिक मटीरियल, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं उनका जेनेटिक मटीरियल DNA होता है, ठीक है। तो DNA RNA दोनों को ही कुछ कुछ वायरसेस जो हैं अपना जेनेटिक मटीरियल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ये जो कोविड-19 वाला वायरस है, ये किसको यूज़ करता है, क्या वो DNA को यूज़ करता है? नहीं, वो RNA को यूज़ करता है एज जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। पर ये जो हमारा सर्कोवायरस होता है, ये किसको एज अ जीनोम अपना यूज़ करता है? वो DNA को यूज़ करता है। तो DNA इसका जेनेटिक मटीरियल होता है। और कैसे होता है? वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, और वो भी सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट नोन वायरस है जो मेटाजोन्स को इन्फेक्ट करा है, या आपसे लिखा हो सकता था मैमल्स, या फिर ये जैसे कि लिखा हुआ है यूकैरियोटिक सेल, तो स्मॉलेस्ट वायरस जो रेप्लिकेट करता है यूकैरियोटिक सेल में वो सर्कोवायरस होता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल्स विदाउट प्रोटीन कोट इज कॉल्ड। ऐसा RNA पार्टिकल जिसके पास कोई प्रोटीन का कोट नहीं है और वो इन्फेक्शियस है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे वायरॉइड्स कहेंगे। वायरॉइड्स, वायरोसॉइड्स, इनके बीच में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। प्रायॉन्स क्या होते हैं, विरियॉन्स क्या होते हैं, ये चारों के चारों जो टर्म्स है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि कोई इन्फेक्शियस RNA है, उसका क्या नाम हो सकता है, तो उसको हम वायरॉइड्स कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इन्फेक्शियस प्रोटीन्स कौन से होते हैं, तो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स को हम प्रायॉन्स कहते हैं। इनके बारे में आपने सुना होगा, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो प्रायॉन्स की वजह से कुछ कॉज होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मैड काउ डिजीज़, वो प्रायॉन्स ही तो कॉज करता है। और प्रायॉन्स क्या है? ये प्रोटीन्स है जो कि इन्फेक्शियस हैं, ठीक है। और अगर आपसे बोला गया हो कि RNA जो कि इन्फेक्शियस है, तो वो वायरॉइड्स हो जाता है। और ये कैसा होता है इसका RNA? इसका RNA होता है सर्कुलर और सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि ये वाला RNA कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज्ड सर्कुलर RNA प्रेजेंट होता है वायरॉइड्स के अंदर, और ये इन्फेक्शियस होते हैं। तो 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज वायरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के दौरान जो पहला ऑर्गेनिक एसिड बनेगा वो कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक जैसा कि नाम बता रहा है, एयर आ रहा है इसमें, तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, सिंपल नाम से पता चल रहा है। अब ये जो दोनों ही प्रोसेस है, देखो एक हम जनरल प्रोसेस पढ़ते हैं ना कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, फिर वो TCA में जाता है, फिर वहाँ से ETC फॉलो करता है, फिर उसके बाद ATP जनरेट होता है, ये पाथवे पढ़ा ही होगा आपने, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, तब ये लंबा चौड़ा पाथवे लिया जाता है, यानी कि ग्लूकोज से पायरुवेट से TCA, फिर उसके बाद ETC और उसके बाद ATP बनती है। कब होता है ये? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यानी कि एरोबिक कंडीशंस के अंदर। अगर मान लो एनएरोबिक कंडीशन है, तो ये जो पाथवे है, ये लंबा चौड़ा पाथवे, ये पूरा फॉलो नहीं होगा। कहाँ तक फॉलो होगा? पायरुवेट तक। या मैं कह सकती हूँ कि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही प्रोसेस के अंदर, दोनों ही पाथवेज के अंदर ग्लूकोज से तो पायरुवेट बनना तय है, यानी कि पायरुवेट तक तो जाएगा, ग्लूकोज पायरुवेट बनाएगा।
ठीक है। जो फर्मेंटेशन है वो कब हो रही है, ऑक्सीजन जब एब्सेंट है। यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो ऑक्सीजन जब एब्सेंट है तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगा और इस फर्मेंटेशन को हम कह देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो पहला जो ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के अंदर, वो कौन सा बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, कब बन रहा है ये, जब ऑक्सीजन एब्सेंट है, एनारोबिक कंडीशन के अंदर। तो 28 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाबेना अ नाइट्रोजन फिक्सर इज प्रेजेंट इन द रूट पॉकेट्स ऑफ। एनाबेना जो है वो किसकी रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो एनाबेना है ना, ये एक साइनोबैक्टीरिया है, या आप इसे बोल सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गे है। ठीक है, कह सकती हूँ मैं। ये करता क्या है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब कि इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है कि अब जो प्लांट है वो इसको यूज़ कर ले। तो एक तरीके से क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो एनाबेना है ये प्लांट को हेल्प कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये कौन से प्लांट्स होते हैं जिनको एनाबेना हेल्प करता है, एक एग्जाम्पल है उसका मस्किटो फर्न। और ये जो मस्किटो फर्न है ना, इसका दूसरा नाम अजोला है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ ये करता है, ये जो एनाबेना है ये कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स बनाता है। ये न्यूरोटॉक्सिन्स किसके लिए बनाता है, इस प्लांट के लिए नहीं। अगर ये न्यूरोटॉक्सिन्स प्लांट के लिए बनाता तो प्लांट इसको यहाँ से रफा दफा कर देता, इसको रहने देता क्या अपने पास, नहीं। कुछ ना कुछ तो डिफेंस मैकेनिज्म बनाता फिर प्लांट की, यार ये तो न्यूरोटॉक्सिन बना रहा है मेरे अगेंस्ट, इसको तो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। बट ये इसके अगेंस्ट बना ही नहीं रहा है। तो ये किसके अगेंस्ट बना रहे हैं न्यूरोटॉक्सिन, ये उन फार्म के एनिमल्स या जो पेट्स होते हैं जो इस प्लांट पे फीड करने वाले हैं उनके अगेंस्ट न्यूरोटॉक्सिन बनाता है। तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो गया प्लांट को। तो प्लांट और ये जो एनाबेना है ये आपस में ना मिलजुल के रहते हैं। प्लांट इसको शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, कुछ कार्बन कंपाउंड्स की भी फायदेमंदी हो जाती है यहाँ पे। तो ये जो एनाबेना है ये प्लांट को फ़ायदा कर रहा है और प्लांट जो है वो एनाबेना को फ़ायदा कर रहा है। अब द पॉइंट इज़, यहाँ पे पूछा है कि जो एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सर है वो किसके रूट पॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो एनाबेना है इसको हम बोलेंगे एनाबेना अजोले, और ये रूट जो एजोला की होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज़ अजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया टू चेंज देयर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स फ्रीक्वेंटली इज। बैक्टीरिया जो अपनी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स यानी कि स्ट्रक्चर को चेंज करता है, इस एबिलिटी को या इस कैपेबिलिटी को हम किस टर्म से डिनोट करेंगे। लाइसोजेनी यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है, ये एक तरीका है जिससे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफाज क्या है, एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। दूसरा टर्म दिया है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, अगर मान लो कोई वायरस है या कोई सेल है या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो शेप और साइज़ उसकी वेरिएबल रख सकता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स उसकी प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि वो प्लियोमॉर्फिक है। जैसे कि मान लो कैंसरस सेल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप साइज़ ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यानी वेरिएबल शेप्स के होते हैं, वेरिएबल साइज़ के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो भी प्लियोमॉर्फिक है। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन में बैक्टीरिया के टर्म्स में आया हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आए। हो सकता है अगली बारी कैंसर सेल्स के बारे में पूछ लें तो वो भी प्लियोमॉर्फिक है, क्योंकि वो अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते रहते हैं, शेप चेंज करते रहते हैं, साइज चेंज होता रहता है। इसी तरीके से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी हेलिक्स कोकॉइड इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो पूछा है कि बैक्टीरिया जो अपनी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को चेंज करता है उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, उसको हम प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, वैसे भी पता चल रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल वाला पूछा हुआ है तो प्लियोमॉर्फिक होगा। मॉर्फिक यानी कि स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस, अभी इंटरनल भी हो सकते हैं एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यानी जो हमें देखने में आएंगे। तो ये मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को चेंज करने की एबिलिटी को हम प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है। ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, इनके बीच का डिफरेंस, इनमें से किस में पेप्टाइडोग्लाइकिन ज़्यादा होती है, किसके अंदर टिकोइक एसिड है, किसके अंदर लिपोटिकोइक एसिड है, किसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, किसके अंदर एब्सेंट है, इस टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर लेना अच्छे से, डिफरेंसेस के टर्म्स में स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे सिर्फ एक यही चीज़ पूछी है कि बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। ठीक, अच्छा, जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं ना कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं कुछ बैक्टीरिया और कुछ होते हैं ग्राम नेगेटिव। इसका क्या मतलब होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ना उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा थिक लेयर बनाता है। तो उनको हम कहते हैं कि वो ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव शो करते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें क्या कह देते हैं, ग्राम पॉजिटिव।
और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एकदम पतली सी लेयर होती है, तो वो होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। दूसरी चीज़ इनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो आउटर मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में होता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है, पॉजिटिव में नहीं होती। पॉजिटिव के अंदर टिकोइक एसिड होता है, लिपोटिकोइक एसिड होता है, नेगेटिव के अंदर नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है सेल्यूलोस और काइटिन। जो सेल्यूलोस है वो प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो काइटिन है वो प्रेजेंट होता है या तो फंजाई की सेल वॉल में हम मेजरली देखते हैं, या इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है ना वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं ना, जैसे फिश के अंदर या इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं वहाँ भी ये देखा जा सकता है, ठीक है। काइटिन ह्यूमन्स के अंदर नहीं होता। अब दूसरी चीज़, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने कहाँ ये क्वेश्चन देखा था, बट किसी एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन था कि जो मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर कौन सा है, तो वो होता है हमारा सेल्यूलोस, और सेल्यूलोस के बाद जो अबंडेंट बायोपॉलीमर है वो हमारा काइटिन होता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनसे रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर स्टेट कर दिया। यहाँ पे जो पूछा हुआ था 31st के अंदर वो इतना ही था कि बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो बी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट। ब्रूअर्स ईस्ट किसे कहते हैं, ये चीज़ पूछी हुई है। जो ये ईस्ट की बात कर रहे हैं ना वो यूनिसेल्युलर फंजाई है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रूअर्स ईस्ट लिखा है इसकी जगह बेकर्स ईस्ट भी लिखा आ सकता था। तो ये हम किसे कहते हैं, ये सैक्रोमाइसिस सिरिवेसिया की बात कर रहे हैं। क्यों कहते हैं हम इसे ब्रूअर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट, ऐसा टर्म क्यों यूज़ करते हैं इनके लिए, क्योंकि जो ब्रेड बनता है ना हमारे यहाँ पे वो थोड़ा फूला फूला होता है। कभी नोटिस किया हो तो ऑब्वियसली किया होगा। तो वो फूला फूला क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे यीस्ट ने क्या किया होता है, शुगर को CO2 और अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया होता है, यानी कि इथेनॉल में, ठीक है। तो उसकी वजह से वो थोड़ा फूला फूला सा हो जाता है। तो इसी वजह से, इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इन्हें ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं, या जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने में यूज़ करते हैं। और क्योंकि इन्हें इस काम के लिए यूज़ करते हैं बेकरी वगैरह के लिए, तो इनको बेकर्स ईस्ट या फिर ब्रूअर्स ईस्ट कह देते हैं, ठीक है। तो किसको कह रहे हैं हम, ये सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिए की बात कर रहे हैं। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगार अगार हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें एल्गे से मिलता है। और कौन सा एल्गे, रेड एल्गे। अब यहाँ पर ऑप्शंस में आ सकता था कि रेड एल्गे, ठीक है, तो आप उसको टिक करते, बट यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, रेड एल्गे का जीनस लिखा हुआ है, और वो क्या है, वो है जेलीडियम। तो ये जो जेलीडियम है ये जीनस है रेड एल्गे का। इसके अलावा अगर ग्रासिलेरिया लिखा आता या आनफेल्चिया लिखा आता या फिर टेरोक्लेडियला लिखा आता तो वो भी आंसर हो सकता था, ठीक है। कोई सा भी जीनस ये लिख सकते थे। यहाँ पे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर था जिसके अंदर ये चीज़ पूछी हुई थी कि अगार अगार कहाँ से ऑब्टेन होता है, और वहाँ पे ऑप्शन में रेड एल्गे दिया हुआ था, वहाँ पे जीनस का नाम नहीं था। तो किसी भी तरीके से ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे जीनस के नाम बता दिए, वो लर्न करने हैं, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कौन से एल्गे से मिलता है, रेड एल्गे से। तो 33 का यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ जेलीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कंडक्टिंग टिश्यू इन मॉस इज मेड अप ऑफ। मॉसेस जो होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो ब्रायोफाइट्स से बिलोंग करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ते हैं ना कि मॉसेस हैं और लिवरवर्ट्स हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब हमें ये चीज़ पता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो नॉन वैस्कुलर होते हैं। अच्छा, वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम को हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इन्हें वैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन, क्या ये एक ही चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, नहीं। जाइलम जो होता है वो पानी को और मिनरल्स को, इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फूड से मेरा मतलब यहाँ पे मेनली क्या है, सुक्रोज, या सुक्रोज भी ना कहूँ तो ग्लूकोज की फॉर्म में जो चीज़ बनती है ना उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करके फिर उसे ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। ये काम कहाँ पे होता है, फ्लोएम में। और ये जो सारा का सारा सिस्टम है ना ये ब्रायोफाइट्स के अंदर एब्सेंट होता है। ना उनके अंदर कोई ट्रू लीव्स होती हैं, ना ट्रू स्टेम होता है, ना ट्रू रूट्स होते हैं, ना ही एक उनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम देखा जाता है। तो उन्हें हम कहते हैं नॉन वैस्कुलर। तो क्या उनके अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उनका जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो होता है पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे यही चीज़ पूछा है कि मॉस के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो कौन सा है, ना तो जाइलम है ना जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। वो कौन सा होता है, पैरेन्काइमा होता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सर्किनेट वर्नेशन इज फाउंड इन। सर्किनेट वर्नेशन इनमें से किस में देखने को मिलता है, साइकस में देखने को मिलता है, या फर्न में, या दोनों में ही, या दोनों में ही नहीं मिलता, ये चीज़ बतानी है, ठीक है। कुछ न्यू टर्म्स हो सकती हैं, जो नॉन बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ नई नई टर्म्स हो सकती हैं, तो उनको देखेंगे पहले, ठीक है, फिर आंसर देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो सबसे नई टर्म है वो है फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड क्या होता है,
जनरल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉन्ड होती हैं कुछ लार्ज कंपाउंड लीव्स होती हैं जिनके लिए हम ये टर्म यूज़ कर लेते हैं फ्रॉन्ड। बट अगर हम बॉटनी में स्पेसिफिक लेवल पे अगर बात करें यानी कि फंजाई और एल्गे के लेवल पे बात करें तो ये जो फ्रॉन्ड टर्म है ये हम छोटी छोटी जो लीव्स होती है फंजाई या एल्गे की उनके लिए यूज़ करते हैं। एक टर्म होती है फर्न फ्रॉन्ड जो आपने सुनी होगी। अब होता क्या है ये जो फर्न है ना ये जब निकलता है जब ये ग्रो करने लगता है इसकी जब जर्मिनेशन होती है जब ये निकलता है तो उस टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा कर्ल्ड होता है। इसकी जो टिप है ये बाहर को एक्सपोज्ड नहीं होती, वो ऐसे सेव करने की कोशिश करते हैं इस टिप को ऐसे कर्लिंग करके एकदम टाइटली ये क्या कहूँ कॉइल्ड हो सकता है या कर्ल्ड हो सकता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्रो करेगा जैसे जैसे ये हाइट अटेन कर रहा है वैसे वैसे ये खुलता जा रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये जो ग्रोइंग फर्न है ये अनफर्लिंग कर रहा है। अनफर्लिंग कर रहा है यानी कि जैसे चैनल का नाम है ना अनफर्ल बायोलॉजी, वैसे ही ये भी अनफर्ल कर रहा है, खुद को खोल रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या कहते हैं टाइटली कर्ल्ड जो ये फर्न है ना जब स्टार्टिंग में जब ये एकदम टाइटली कर्ल्ड है तो हम इसे बोलते हैं कि ये फिडल हेड है। ठीक है, कैसा दिख रहा है ये फिडल हेड की तरह दिख रहा है। क्यों होता है ये इतना टाइटली कॉइल्ड? ताकि ये जो ग्रोइंग टिप है ना इसको प्रोटेक्ट करके रख सके, इसको कोई हार्म ना हो ड्यूरिंग दी ग्रोथ। तो ये जब ग्रो कर रहा होता है तो ये इसको एकदम कर्ल रखता है और जैसे जैसे ये मेच्योर होता जाता है जैसे जैसे ये ग्रो होता जाता है वैसे वैसे इसको ये अनफर्ल करता जाता है। एक टर्म यहाँ पे यूज़ की है वर्नेशन। वर्नेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है नई लीव्स या नए जो फ्रॉन्ड बन रहे हैं उनकी फॉर्मेशन को हम वर्नेशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये टाइटली कर्ल्ड होते हैं पहले और फिर इनकी अनकॉइलिंग होती है। तो ये इस तरीके की जो वर्नेशन है उसको हम बोलते हैं सर्किनेट वर्नेशन। तो ये जो सर्किनेट वर्नेशन है एक तो मैंने बता दिया ये फर्न्स के अंदर देखने को मिलती है। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ फर्न फर्न फर्न, तो ये फर्न तो पक्का इसका आंसर है, बी तो है। लेकिन क्या ए भी इसका आंसर है? बिल्कुल है। ये कुछ साइकाज में भी देखने को मिलता है। अगर आपको साइकैड्स भी लिखा होता ना तो वो भी सही आंसर होता क्योंकि साइकस जो जीनस है वो साइकैड्स को ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी इज योर आंसर। Next question, question number 36. Phloem of gymnosperms differs from the angiosperms in. Gymnosperms का phloem और angiosperms का phloem क्यों डिफर करता है? क्या डिफरेंस है उनके बीच में? क्या उनके बीच में फंक्शन का डिफरेंस है? फंक्शन तो phloem वही करता है ना, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, है ना। जो हमारा फूड बनाता है प्लांट वो बनाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, फिर उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ भी उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो फ्लोएम का काम यही है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा? स्ट्रक्चर में आएगा। तो जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है उनके बीच में फ्लोएम को लेके क्या डिफरेंस है ये चीज़ बतानी है। एक होता है सीव सेल, एक होता है सीव ट्यूब्स। ये फ्लोएम के ही कॉम्पोनेंट्स है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बट मैं अलग अलग क्यों कह रही हूँ, एक को सेल कह रही हूँ एक को ट्यूब कह रही हूँ, क्योंकि जो सीव ट्यूब्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती हैं सिर्फ, और जो सीव सेल्स है ना वो हमें एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स इन सब में देखने को मिलती है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो सीव सेल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सीव ट्यूब्स होती हैं ना इनके पास सीव प्लेट्स भी होती हैं, इनके पास कंपेनियन सेल्स भी होते हैं। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? ये जो सीव ट्यूब्स है ना इनके साथ में एक कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है। खाना पहले इसी के पास आता है और फिर यहाँ से सीव ट्यूब्स के ऊपर आता है। आपको यहाँ पे क्या जानना है कि जो सीव ट्यूब्स होती है ना उनके पास सीव प्लेट्स भी होते हैं और उनके पास कंपेनियन सेल्स भी होते हैं। जब मैं कह रही हूँ कि जिम्नोस्पर्म्स के पास सीव ट्यूब्स ही नहीं है तो उनके पास कंपेनियन सेल्स होंगे क्या? नहीं होंगे, तो उनके पास कंपेनियन सेल्स नहीं होते। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने कहा कि सीव ट्यूब्स के पास सीव प्लेट्स भी होती हैं। ठीक है, तो सीव प्लेट्स कहाँ एब्सेंट होंगी? जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होंगी। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। देखो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ना तो सीव ट्यूब्स होती हैं क्योंकि उनके अंदर सीव सेल्स होते हैं, और दूसरा उनके अंदर कंपेनियन सेल्स भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, 2019 के पेपर में मुझे नहीं पता कि इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था या क्या हुआ था, बट यहाँ पे जो दोनों ऑप्शंस हैं बी और सी ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं क्योंकि फ्लोएम जो जिम्नोस्पर्म्स का है उसके अंदर ना तो सीव ट्यूब्स होते हैं ना ही कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं? सीव सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब्स किसके अंदर होते हैं? एंजियोस्पर्म्स के अंदर होते हैं, और कंपेनियन सेल्स भी एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। प्लांट विच फ्लावर्स ओनली वन इन इट्स लाइफ इज कॉल्ड। पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक ही बार फ्लावर करेगा ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है दैट इज़ बैम्बू। इसके अंदर क्या होता है, इस बैम्बू का सीन क्या होता है? मान लो ये इसका हुआ है बर्थ, यहाँ से इसने जर्मिनेट किया। ठीक है, मैं लाइन बनाऊंगी अब, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हुआ है इसका बर्थ और ये रही इसकी लाइफ, ये चलती जा रही है चलती जा रही है और यहाँ जाके हुआ है डेथ। तो ये बर्थ से डेथ तक इसका पूरा लाइफ टाइम मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया एक लाइन में। ठीक है,
अब होता क्या है, ये इस पूरे लाइफ टाइम में ना सिर्फ एक ही बार फ्लावर करेगा, तो मैं यहाँ पे एक फ्लावर बना देती हूँ, ठीक है। ये इसका पूरे के पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार इसने रिप्रोड्यूस करा है, फ्लावरिंग किया। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स है, इस तरीके के जो प्लांट्स हैं, हम उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक, ठीक है। पॉलीकार्पिक क्या होता है, पॉलीकार्पिक का भी डायग्राम बनाएंगे। ये हुआ उनका बर्थ, और ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, और यहाँ हो गई उनकी डेथ। अब इस दौरान उन्होंने बहुत बार रिप्रोड्यूस किया है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पिक, यानी कि बहुत बार उन्होंने फ्लावर किया है। अब इनके लिए ना कुछ अलग टर्म्स भी यूज़ होती हैं, जैसे कि सेमिलपैरिस एंड इटारोपैरिस, ठीक है। तो सेमिलपैरिस हम किसे बोलते हैं, इटारोपैरिस हम किसे बोलते हैं। इटारोपैरिस होते हैं हमारे पॉलीकार्पिक, और सेमिलपैरिस कौन से होते हैं, मोनोकार्पिक। ये हम एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सेमिलपैरिस एंड इटारोपैरिस, ठीक है। सेमिलपैरिस कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम सेमिलपैरिस। इसको लर्न कैसे करेंगे, सिमिल में ऐसा आ रहा है और सिंगल में भी ऐसा आता है, तो सिंगल टाइम रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म पूरी ज़िंदगी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनुअल, साल में एक बार नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं लाइफ की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन में भी लाइफ के बारे में ही बात किया है कि यानी कि अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर करने वाले ऑर्गेनिजम्स, फ्लावर करने वाले प्लांट्स को क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक बोलेंगे। वैसे ही सेमिलपैरिस भी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार फ्लावर करते हैं। और इटारोपैरिस क्या होते हैं, जो पूरी ज़िंदगी में बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सेमिलपैरिस इटारोपैरिस समझ आ गया, मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक समझ आ गया। अब आप समझ सकते हो कि ह्यूमंस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या हम पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो मैनी टाइम्स में हम आते हैं, यानी कि हम कैसे हैं, हम इटारोपैरिस हैं। तो यहाँ पे जो पूछा होता है वो प्लांट्स का पूछा होता है, कि वो प्लांट्स जो एक ही बार फ्लावर करेंगे उन्हें हम बोलते हैं मोनोकार्पिक। तो आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो इज़, जो हम मैंगो खाते हैं उसका एडिबल पोर्शन कौन सा होता है, वो जो येलो येलो कलर का जो हम कंज्यूम करते हैं उसके बारे में पूछा हुआ है। तो ये रहा आपका डायग्राम। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जिसको हम छिलका बोलते हैं, उसको उतार के फेंक देते हैं हम, वो उसे क्या कहते हैं, एक्सोकार्प कहते हैं। जो बीच में जो एरिया रहता है जिसे हम एक्चुअली कंज्यूम करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको मेसोकार्प कहते हैं। तो आप क्या खाते हो मैंगो का, मेसोकार्प, मैंगो का मेसोकार्प, ठीक है। जो अंदर जो सीड की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प, और ये हो गया हमारा सीड। तो इस तरीके से इनकी डिफ्रेंसिएशन होती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है याद करने में। जैसे एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस होता है, वैसे ही एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। तो मैंगो का क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं, मेसोकार्प कंज्यूम कर रहे हैं। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कोकोनट के बारे में, ठीक है, जो कि अगला क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द एडिबल पोर्शन ऑफ द कोकोनट इज, कोकोनट का कौन सा एडिबल पोर्शन होता है, क्या वो मेसोकार्प होता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोकोनट को देखोगे ना तो इसका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है मैंगो से। कैसे है, मेसो है, एंडो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेसो है ये फाइब्रस वाली जो लेयर है ना उसको कह रहे हैं, और एंडो कौन सी है, वो जब आप इसे छीलते हो तो देखते हो ना एक स्टोनी वाली लेयर आती है, उसको हम बोलते हैं एंडो। फिर उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, या मैं कहूँ कि उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, सीड के अंदर वाले टिश्यूज़ जो होते हैं उनको बोलते हैं। ये वाला पोर्शन एडिबल होता है, इसको हम कंज्यूम करते हैं। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉलिड वाला एंडोस्पर्म, एक होता है लिक्विड वाला एंडोस्पर्म। जो सॉलिड एंडोस्पर्म है उसके लिए क्या क्या टर्म्स यूज़ हो सकती हैं, वाइट फ्लैश कह सकते हैं हम उसे, या मीट कह सकते हैं, या कर्नल टर्म आ सकती है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। वो फ्लैश बोल देंगे तो भी वो इसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड वाला एंडोस्पर्म कोकोनट के रिस्पेक्ट में, राइट। अगर वो वाइट फ्लैश बोल रहे हैं तो भी यही है, मीट बोल रहे हैं तो भी यही है, कर्नल बोल रहे हैं तो भी यही है। दूसरा होता है वो लिक्विड वाला, इसको हम मिल्क भी बोलते हैं, यानी कि कोकोनट मिल्क बोलते हैं। तो ये लिक्विड एंडोस्पर्म है जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम किसको कंज्यूम कर रहे हैं, एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ था कि जो एडिबल पोर्शन है कोकोनट का वो कौन सा है, वो है एंडोस्पर्म, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड कोट होता है वो किस चीज़ से डेवलप होता है, ये चीज़ पूछी हुई है। इस तरीके के ना क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे ओवरी से क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड कोट किससे बनता है, एसेट्रा एसेट्रा। तो ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है, ओव्यूल से सीड बनता है, और ये जो सीड कोट है जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यानी कि जो सीड का कवर है वो किससे बनता है, वो इंटेग्यूमेंट से बनता है। तो
तो इसको एक बारी डायग्राम से देखें। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये ओवरी है और इसके अंदर ये छोटू छोटू से क्या है, ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है। अगर मैं इस ओव्यूल को, एक ओव्यूल को जूम करके देखूँ तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, राइट। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो बाहर की कवरिंग है ना, इसी को हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं और इसके भी दो लेयर्स देख सकते हो आप, एक आउटर है और एक इनर है। यही आगे जाके सीड का जो कवर है ना वो बनाएगा, कवरिंग बनेगा ये। इसके अंदर दो एंड्स देख रहे हो आप, एक होता है माइक्रोपाइल वाला एंड और एक होता है चैलेजल एंड, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में दिखाया हुआ है चैलेजा, इस वजह से मैं इसको भी स्टेट कर रही हूँ। तो एक होता है चैलेजल एंड, एक होता है माइक्रोपाइल एंड। जहाँ से पोलन ट्यूब आएगी, एंटर करेगी, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड और उसका ऑपोजिट वाला होता है चैलेजल एंड, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड कोट डेवलप होगा वो कहाँ से डेवलप होगा, वो इंटेग्यूमेंट से डेवलप होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो 40 का ए इज़ द आंसर। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया एंड आई होप कि आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो नोट डाउन किए हैं, बिकॉज वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने वो साथ साथ बताए हैं। तो उनको नोट करना मत भूलना। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम सीरीज़ बनाते जाएंगे इसकी और उसमें सॉल्व करते जाएंगे। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा मैं बता चुकी हूँ कि 2020 एंड 2014 का पेपर सोल्यूशन ऑलरेडी चैनल के अंदर एडेड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी पेपर सोल्यूशन एडेड हैं, बीएचयू, जेएनयू, इन सब के भी एडेड हैं। इसके अलावा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। तो वो भी पेपर सोल्यूशंस आप देख सकते हो, वो हेल्पफुल रहेंगे। सीयू सेट का जो लेवल मैच करने वाला एग्जामिनेशन है वो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी का लगा। इसके अलावा अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो ना तो आप नीट के पेपर सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो नीट के और सीयू सेट के ओवरलैप करते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस किया हर पेपर में, ठीक है। तो आप नीट के पेपर सॉल्व कर सकते हो या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है। इफ़ येस देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।